वक्फ का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था और आज सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी सरकार का अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन देना पड़ा कि वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर मुसलमान की नियुक्ति नहीं होगी और बात वहां नहीं रुकती। यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई नौकरशाह, कोई कलेक्टर अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। कांग्रेस कह रही है सत्यमेव जयते। कांग्रेस यह भी कह रही है कि इस मामले को एक समुदाय से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि यह महज शुरुआत है। इसके बाद इसी तरह से माइनॉरिटीज के अधिकारों पर हमला किया जाएगा और इसे महज मुसलमानों के साथ जोड़कर ना देखा जाए। सबसे पहले बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज अदालत में दरअसल हुआ क्या। आपके स्क्रीन पर अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गैर मुस्लिम की वक्फ बोर्ड में नियुक्ति पर अगली सुनवाई तक रोक। दूसरी बात, पुरानी वक्फ जमीनों पर कार्रवाई पर भी फिलहाल अंतरिम रोक। और सबसे अहम बात, कलेक्टर के दखल पर भी रोक लगी रहेगी। और यह अपने आप में बहुत अहम हो जाता है दोस्तों। आज जब यह सवाल पार्टी के सांसद और नेता संबित पात्रा से पूछा गया तो उनकी बोलती बंद हो गई दोस्तों। मैं चाहूंगा आप सुने, जब अदालत के आज फैसले पर संबित पात्रा से पूछा गया तो संबित के क्या तेवर थे। उस पर नो कमेंट। कोर्ट केस में कोर्ट है, स्वाभाविक रूप से वो विषय कोर्ट में है, कोर्ट उस विषय को सुन रही है। मैं यहां बैठ करके उस पर टिप्पणी करूं, यह उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के प्रमुख इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इसे महज मुसलमानों के साथ जोड़कर ना देखा जाए। इस सरकार का मकसद है माइनॉरिटीज के अधिकारों पर कब्जा करना, उसे रौंदना और उसके जरिए समाज के अंदर वैमनस्य और नफरत फैलाना। सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा। आपने जिस मजबूती के साथ आज पक्ष रखा माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था। किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था, यह संविधान की जीत है। और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके संविधान को कुचलने की हर सरकारी कोशिश के खिलाफ इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा कि आज दरअसल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने सरकारी नुमाइंदे तुषार मेहता को भी फटकार लगाई। किस मुद्दे पर, यह मैं आपको बतलाना चाहूंगा और वो बहुत ही दिलचस्प है। आपकी स्क्रीन पर वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक वक्फ के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आदेश में कहा, अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। अदालत ने साफ कहा कि सभी पक्ष आपस में तय करें कि उनकी 5 आपत्तियां क्या हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी, यानी कि सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी और नए कानून के तहत अगले आदेश तक नई नियुक्तियां नहीं होंगी।
सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज अदालत में केंद्र सरकार के नुमाइंदे तुषार मेहता को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जबरदस्त फटकार लगाई। उनसे पूछा कि वो जो पुरानी मस्जिदें हैं 12वीं सदी की 13वीं सदी की, उसकी सेल डीड यानी कि बिक्री को लेकर समझौता कहां से कोई लाएगा। सुनिए क्या हुआ आपकी स्क्रीन पर। सीजेआई संजीव खन्ना की सरकार को फटकार। वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाने पर सवाल करते हुए सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि अंग्रेजी शासन काल से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारी मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी की बनी हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको सेल डीड दिखाएं, और अगर दिखाएंगे तो कहां से दिखाएंगे, इस सवाल का जवाब दिया जाए। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, इस सवाल का जवाब ना सरकारी नुमाइंदे के पास था, और जैसा कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख चुके हैं, संबित पात्रा की भी बोलती बंद हो गई थी। वक्फ बिल का विरोध करने वाले 3 वकील जो हैं वो सामने उभर कर आते हैं। कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी। और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी कहा कि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई है इस देश के संविधान को बचाने की। सुनिए क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। ये सिर्फ मामले को मुसलमान या अल्पसंख्यक की नजर से देखना सही नहीं होगा। ये मामला निश्चित रूप से उनके संबंध का है, लेकिन ये संविधान की आत्मा का सवाल है सर्वोपरि रूप से। अगर आज एक समुदाय के धार्मिक संस्थानों पर कब्जा हो सकता है, तो कल हर अल्पसंख्यक संस्था खतरे में होगी। ये विधेयक संविधान की बराबरी की भावना को पर आक्रमण करता है, और ये धार्मिक स्वतंत्रता को सरकारी मंजूरी से जोड़ने की कोशिश करता है। आपकी संवैधानिक स्वतंत्रता, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता मेरी प्रशासनिक या सरकारी मजबूरी पर निर्भर है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलने का हक शायद हम सबसे भी छिन जाएगा। और ये लड़ाई केवल एक कानून की नहीं, एक सोच के विरुद्ध है। अधिकारों को, रियायत और पहचान को शक समझती है। ये हमारा मूल इस पे विरोध है। बड़ा सवाल ये कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की हार है? इस पर क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों, आप सबसे मेरी अपील, आप तक मेरे कार्यक्रम नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचते हैं, मोबाइल पर नोटिफिकेशन, सिर्फ इसका इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल पर जाइए, मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए। मैं एक दिन में कम से कम 3 कार्यक्रम करता हूं। रहिए अपडेटेड, और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी सरकार का अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्हें आश्वासन देना पड़ा, क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, संसद में बहस के दौरान विपक्ष की जो पूरी राय थी उसे बुलडोज कर दिया गया। इस मामले में जेपीसी गठित हुई। विपक्ष ने क्या आरोप लगाया कि विपक्ष ने अपनी तरफ से जितने भी सुझाव दिए, एक भी सुझाव नहीं माना गया। सही कहा आपने, एक भी सुझाव नहीं माना गया, क्योंकि मकसद था इस मुद्दे पर राजनीति करना और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर आज सामने सुप्रीम कोर्ट थी, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भाजपा के तेवर या सरकार के तेवर किस तरह से गुम थे। गौर कीजिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं, और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित यूजर्स द्वारा वक्फ सहित वक्फों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। आज यही सवाल अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा गया कि क्या आप इसे अपनी बड़ी जीत मानते हैं। तो सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा। जीत है या सरकार की हार है? देखिए, मैं इन मामलों में बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन आप देखेंगे कि मेरे शब्द बहुत सीमित हैं, बहुत नियंत्रित हैं और बहुत अनुशासन से भरे हुए हैं। हमारी जीत और उनकी हार की बात नहीं है। जो आदेश है, आंतरिक आदेश उच्चतम न्यायालय को मैंने आपके सामने रख दिया। 3 बिंदुओं का आदेश है। हमारे बिंदु 3-4 और हैं, उन पे निर्णय अभी नहीं दिया गया है, उसमें आंतरिक आदेश नहीं हुआ है। निश्चित रूप से
जो यथास्थिति कानून के पहले दिन थी, एक दिन पूर्व, वो इन 3 बिंदुओं पे उच्चतम न्यायालय ने पुनर्स्थापित की है। तो वो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। नॉर्मली मैं समझता हूं कि उस चीज का स्वागत नहीं किया जाता है जिसमें हम हार गए हों या तकलीफ हो जिससे हमें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, वक्फ बिल का मकसद किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना नहीं है, या जो धार्मिक उलेमा हैं उनकी ज्यादती पर अंकुश लगाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि इस तरह की घटनाएं सामने उभर कर आएं। क्यों? ताकि हिंदुओं में गुस्सा पैदा किया जाए, उनमें आक्रोश पैदा किया जाए मुसलमानों के खिलाफ। और दूसरी तरफ जब मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं होती हैं, जब दंगाई हिंदुओं पर हमला करते हैं और उनका पलायन होता है, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा में मदद मिलती है। हालांकि अब पश्चिम बंगाल से कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें पता चल रहा है कि जो हुआ था शायद वैसा ना भी हो, मगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वहां एक दंगाई भीड़ थी और उस भीड़ ने वहां पर लोगों पर निशाना साधा, जिसके चलते हिंदुओं का पलायन हुआ। और ऐसी ही घटनाएं भारतीय जनता पार्टी चाहती है क्योंकि इससे उसकी राजनीति को मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से कहा जा सकता है आखिरी उम्मीद है इस मामले में, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट, और यह बहुत बड़ा अगर है, इस वक्त लड़ाई बहुत लंबी है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाती है, तो इसका दबाव चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर भी पड़ेगा। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों, साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव हैं। उससे पहले हिंदू मुस्लिम करके, अन्य मुद्दों पर भड़काऊ बातें करके, क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों हो क्या रहा है, पिछले कुछ दिनों से औरंगजेब के मुद्दे को बेवजह तूल दिया गया। वक्फ बिल का मुद्दा आपके सामने आया, और यह मुद्दा कब सामने आया? जब कांग्रेस गुजरात में अपनी ताकत खोज रही थी। समानांतर तौर पर ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, नेशनल हेरल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दाखिल कर देती है। वो मामला जो एक अरसे से खामोश था, रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार के दामाद पर दबिश डालनी शुरू हो जाती है। आज तीसरा दिन था जब उनसे पूछताछ की जा रही थी। और इसके अलावा यह ना भूलें कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के नेता खाचरिया आवास पर रेड मारी जाती है, यानी कि एक माहौल बनाया जा रहा है। और नतीजा आप भी जानते हैं, मकसद है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। मगर हम आप तक असली तस्वीर पेश करेंगे, पर्दे के पीछे की जो राजनीति है वो आपके सामने लाएंगे।